हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज अपन जो चैप्टर रिवाइज करने के लिए 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आईआईटी के एडवांस और मेंस में मतलब 1 और 2 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली देखने को मिला है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल में पैराग्राफ भी बहुत आराम से बन जाता है। ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा, सर्कल, लाइन, एलिप्स, इस तरह की चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। उसके अलावा आर्ग्यूमेंट और आपका डी मॉर्विस थ्योरम, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है। और सर्कल और लाइन का इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, खैर वो इतना मुश्किल नहीं है, उसमें कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं जो आराम से याद हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स। मैं कोशिश करूंगा कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स के। एक सेशन में नहीं हो पाएगा तो आप जस्ट प्लेलिस्ट देखते रहना। ये आज कॉम्प्लेक्स का पहला सेशन है। कॉम्प्लेक्स के और भी 2 सेशंस इसके बाद आने वाले हैं। और जो अनअकैडमी पर आ गया है कॉम्पीट फीचर, कॉम्पीट के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ बैटल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। इसको 17,000 से भी ज़्यादा बच्चे ट्राई कर चुके हैं और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक उन्होंने दिया है कि उनको काफ़ी मज़ा आया। गेमिफाइड वर्जन है टेस्ट का, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। बच्चों, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2023 2024। ये बच्चों 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 और 27 नवंबर को है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। डिटेल्ड एनालिसिस होगा अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे पेपर के बाद। बच्चों, नेशनल साइंस ओलंपियाड में जो आप ओलंपियाड दोगे, उसमें यू कैन गिव ओलंपियाड 6 टाइम्स बिफोर द एक्चुअल टेस्ट। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 नवंबर, 6 नवंबर, 12, 13, 19 और 20 नवंबर को है फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड का मॉक टेस्ट। तो एक्चुअल और लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट होगा और डिटेल एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बच्चों, NECC के बैच 2022 के आगे ये 11 नवंबर से शुरू है और बैच में आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे जिनको एक्सपीरियंस है ओलंपियाड के क्वेश्चंस और फॉर्मेट का। बच्चों, मैं मनोज चौहान, मुझे मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली एंड मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और नोन फॉर बेस्ट अप्रोच। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर दें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन ही मैंने ज्योमेट्री का लिया है, जिसमें सर्कल और एम्पलीट्यूड है ना, ये आर्ग्यूमेंट वगैरह सब आगे है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ें तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 3 - 2 आयोटा, Z3 दे रखा है -1 - 2√3 आयोटा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शंस में दे रखा है आर्ग्यूमेंट Z3/Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1। ओके, आर्ग्यूमेंट Z3/Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट दिस। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहली चीज जो आप नोट करनी चाहिए आपको, और उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, वो ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना आ रहा है, √13। बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √13। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड देखो, 1 + 4 = 12, 1 + 13, 1 + 12 13 जाएगा। तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3। इसके मायने क्या हुए? ये तीनों पॉइंट पॉइंट यानी कि 2, 3, 3, -2 और -1, -2√3, ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं एक सर्कल पर जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस है √13। जस्ट बना लेते हैं सर्कल, एक बार मार्क करते हैं कहाँ है पॉइंट। ये दोनों, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका 2, 3 यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, दिस इज 2, 3, दिस इज पॉइंट Z1। हाँ बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये आपका यहाँ पर कहीं पर होगा। ये आपका पॉइंट है Z2, ठीक। और Z3 बच्चों आपका यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें दिख रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है ना। मैं बना लेता हूँ हल्का सा, ठीक है। मोटा माटी बनाया ऐसे, कुछ मतलब दिमाग नहीं लगाया बहुत ज़्यादा। अगर और दिमाग लगाना चाहते हो तो आप ओरिजिन और इसको जोड़ने वाली लाइन का स्लोप देख सकते हो, 3/2 है। ओरिजिन और इसको जोड़ने वाली वाली लाइन का स्लोप कितना है, -2/3। M1 M2 आपको -1 दिख गया होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 है। खैर एनीवेज, अभी क्वेश्चन तक पहुँचते हैं दोबारा। Z3/Z2, तो Z3/Z2 यानी कि ये आपका Z3 है। Z3/Z2 बच्चों, ये तो पता ही है अपने को, ये रूल कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3/Z2 कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये गलत है, इसमें आता है आपका +2k पाई, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। IIT में एडवांस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये ऑप्शन में दे रखा था। तो 2k पाई आने का रीज़न क्या होता है कि आप जब एम्पलीट्यूड्स घटा रहे होते हैं तो हो सकता है आपका जो रेंज है -π से π के बियॉन्ड चला जाए। तो जस्ट टू कीप
दिस नंबर इन द इंटरवल ऑफ -π से π, हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 2k π जोड़ देते हैं। के इंटीजर होता है, इस तरह से अपन सेट कर दें के इंटीजर को कि आपका जो ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा, अगर आप इसके बराबर लिख देंगे केवल, तो भी -π से π के बीच में रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Z3 - Z1, Z2 - Z1 क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिए। Z3 माइनस है ना, तो मुझे पहले एक वेक्टर क्रिएट करना है जिसमें Z3 इज द फाइनल पॉइंट, Z1 इज द इनिशियल पॉइंट। तो Z3 - Z1, ध्यान से देखना, एरो देखो प्लीज, सी द एरो, एरो देखो, ये आपका एरो है, दिस इज द एरो, ये है आपका Z3 - Z1। Z2 - Z1, ध्यान से देखो, Z2 फाइनल पॉइंट है, Z1 इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द वेक्टर। इन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है। और Z3 - Z2, भाई Z3 - Z2, अपने को डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि कई सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, Z3 Z2, यानी कि Z3 Z2, इनका एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट, Z1 Z2 Z1, Z2 Z1, है ना। तो मैं बी ऑप्शन के लिए डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। तो बी ऑप्शन दोबारा देख लो एक बार। तो बी ऑप्शन कह रहा है Z3 - Z2, Z3 - Z2, Z3, ये Z3 - Z2, Z2 कहाँ था, Z2 यहाँ है, ये आपका Z2 है, Z3 Z2, Z2 Z1, Z1 कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसा समथिंग लाइक दिस, कुछ है ना, कुछ ऐसा। मैं थोड़ा सा और रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर 3 था, Z3 Z2 Z1 था। और जो बी ऑप्शन एक्चुअली क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करूंगा यहाँ पर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो Z3 Z2 है ना, ठीक है। बच्चों ये वाला एंगल है ना, अगर आप हल्का सा ये वाला जो एंगल है, अगर मान लो आपने ये एंगल मान लिया एग्जांपल के तौर पे 120 डिग्री मान लिया, ठीक है ना, और ये वाला एंगल आपने अगर 30 डिग्री मान लिया, ठीक है, ऑफकोर्स -30 है, ऑफकोर्स -120 है। तो समझो बात, Z3 ये क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसा लिखा है, यानी कि कुछ लिखा है ये -90 डिग्री जैसा, ठीक है। मैं रफ लिया है, मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है। और Z2 बाई Z1, Z2 बाई Z1 का मतलब क्या है, Z2 ये आएगा Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है, ये आएगा। और आर्ग्यूमेंट मान लो ये एंगल पॉजिटिव एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये मान लो एंगल आपका, मान लो 60 है, वैसे है तो 90 एक्चुअली में, ठीक है। तो कितना आएगा Z2 का, यानी कि -30 माइनस, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये -90 आ गया। ध्यान रखना ऐसा है नहीं, क्योंकि है ना ये एंगल, ये आपका ये वाला एंगल, ये कहाँ है आपका 120 नहीं है भाई, 120 ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो आप, ये 120 नहीं है, वो तो मैंने एग्जांपल के लिया था। तो ये कह रहा है Z3 और Z2 के बीच में जो एंगल है वही Z2 और Z1 के बीच में एंगल है ना, यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, है ना। जबकि बच्चों ये तो गलत है ना, ये तो आपकी बात गलत ही हो जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो क्लियरली मुझे गलत दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका 90 डिग्री है Z2 और Z1 के बीच में, और अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो बात सही थी, यानी कि स्ट्रेट लाइन के लिए ये पॉइंट यानी कि Z3 क्या होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन मिड पॉइंट है, तो -2 -3 अगर होता, -2 -3 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो अपन अब ए और या सी ऑप्शन की तरफ आते हैं, और दिल्ली ऑप्शन की तरफ भी आते हैं। Z3 Z2, ये Z3 Z2 है, ये वाला एंगल अपने को लिखना है, और मैं अंदाजे के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये करीब करीब -120 -60 यानी कि -90 जैसा है। अच्छा, अच्छा, और दूसरा एंगल उसने क्या बोला था, ये वाला है ना, Z3 - Z1, तो Z3 - Z1, ये आपका Z3 - Z1 है, दिस इज Z3 - Z1, ये Z3 - Z1 है, और Z2 - Z1, ये Z2 - Z1 है, ठीक है, ऐसा है। ओके, ये एरो बना दिया, ये एरो बना दिया। अच्छा बच्चों, अगर बहुत ध्यान से देखें अगर अपन, तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये कॉर्ड है बेसिकली, है ना, ये कॉर्ड है, और यहाँ पर आपका सर्कल के आर्क पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। और अगेन बच्चों ये सेम कॉर्ड है, और ये आपका
सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये आपका कॉर्ड है, ये एंगल सबटेंडेड एट सेंटर है, और यहाँ पर ये एंगल सबटेंडेड ऑन द आर्क है, ठीक है। तो अपने को ये पता है कि एंगल जो एट सेंटर होता है वो डबल होता है, तो एंगल एट सेंटर अगर डबल है तो ये ऐसा कुछ रिलेशन आने वाला है, ठीक है। बस अब हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, क्योंकि आंसर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, दोबारा डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सी ऑप्शन आ रहा है, पर फिर भी एक बार जस्ट कि राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, या जो भी है, Z3 Z2 है ना। दोबारा बना लेते हैं, फिर Z1 यहाँ था, यहाँ Z2 था, 1 2, और यहाँ पर कहीं पर 3 था, ठीक है। तो Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 माइनस Z2, ये वाला एंगल बच्चों अगर ये पॉजिटिव एंगल बीटा है, अगर ये पॉजिटिव एंगल बीटा है तो लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, माइनस बीटा। देखो बात समझ में आई क्या? अगर ये एक्यूट एंगल बीटा है, पॉजिटिव एंगल बीटा है, तो जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, दोनों ही सेम है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 मैंने आपको न्यूमेरिकली फील कराया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 ये बड़ा वाला एंगल है, यानी कि -120 जैसा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये छोटा एंगल है, तो मैग्नीट्यूड में बड़ा नेगेटिव माइनस मैग्नीट्यूड में छोटा नेगेटिव, नेगेटिव जैसा आएगा। इसीलिए मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसे पॉजिटिव एंगल लेकर के लेफ्ट साइड आपका माइनस बीटा है ये बताया। अच्छा अब दोबारा देखते हैं इस तरह का कुछ, Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, ध्यान से देखना, Z3 माइनस Z1 ये वाला है, यानी कि अपन बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, ठीक है। आप रोटेशन की बात कर सकते हैं, तो फाइनली आप ये सोचिए कि अगर ये एंगल अल्फा है तो आप ये दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में जो पीछे होता है, मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर, ये एंटी क्लॉकवाइज में पीछे है, ये एंटी क्लॉकवाइज में आगे है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, आपका एंगल बड़ा यानी कि पॉजिटिव या फिर मैग्नीट्यूड में कम होता जाएगा, डिपेंडिंग कि इसके पास हो। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में पीछे है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में आगे है। तो जो पीछे वाला है, जो पीछे वाला है Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 जब उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल कितना आ जाएगा, यही वाला एंगल अल्फा आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, -2 अल्फा आ जाएगा ना, नेगेटिव आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 टाइम्स। क्या ये रिलेशन ट्रू है? क्या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एंगल एट सेंटर जो है वो डबल होता है ना, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, मैग्नीट्यूड जो है वो आपके सबके बराबर है, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड √13 है। अगला पॉइंट ये था कि Z1 Z2 Z3 अपन ने रफ स्केच बना लिया। अगला पॉइंट ये था कि आर्ग्यूमेंट जो है Z3 बाई Z2 का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो 2k पाई होता है, वो ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, Z3 माइनस Z1 अपने आप में एक वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर है। Z2 माइनस Z1 के अपने आप में ये वाला वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस होगा। इसमें क्या है कि ये आपका ऑन द आर्क बन रहा है, और यहां पर Z3 बाई Z2 क्या है, ये आपका सेंटर पर बन रहा है। फंडा क्या है कि ट्वाइस होगा, क्योंकि एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट आर्क, ठीक है। आई थिंक काफी चीजें रिवाइज हो गई, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स Z ओमेगा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड ओमेगा सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन Z की पावर 3 प्लस ओमेगा बार। बच्चों ये ओमेगा जो है वो नहीं है आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, तो ध्यान रखना अनलेस अदरवाइज मेंशन, या फिर इस तरह से कुछ दे रखा हो कि इस इक्वेशन का रूट, तो इस इक्वेशन का रूट जो है, या इस इक्वेशन का रूट कॉम्प्लेक्स रूट बेसिकली वो ओमेगा होता है, अदरवाइज ओमेगा नॉर्मल आपको नंबर लेना है। फिर Z की पावर 3 प्लस ओमेगा बार की पावर 7 इज इक्वल टू 0, Z की पावर 5 ओमेगा की पावर 11 इज इक्वल टू 1। तो पहला थॉट यह है कि अपन कोई एक नंबर एलिमिनेट कर लेते हैं। मैं Z की पावर 3 और Z की पावर 5 Z एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो Z की पावर 3 इज इक्वल टू आ रहा है माइनस ओमेगा बार की पावर 7, ठीक है। तो मैंने इसके दोनों साइड की पावर 5 कर दिया, तो -1 की पावर 5 माइनस आएगा, ओमेगा बार की पावर 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। यहां पर मैंने Z की पावर 5 को लिखा 1 अपॉन ओमेगा की पावर 11, दोनों साइड पावर 3 कर दिया, तो Z की पावर 15 आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा की पावर 33, दोनों बराबर कर दिए, यहाँ पर इसको बराबर किया 1 अपॉन ओमेगा
33 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ओमेगा बार की पावर 35 इंटू ओमेगा की पावर 33 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पर एक ऐसे मुकाम पर आ गए जहाँ पर अपन अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड लें, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड लें तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड आएगा। बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड लिया तो माइनस का मैग्नीट्यूड 1, ओमेगा बार का मैग्नीट्यूड इज सेम एज ओमेगा का मैग्नीट्यूड, और ये सब आपको पता होना चाहिए। ओमेगा की पावर 35 का मॉड कितना हो जाएगा, मॉड ओमेगा की पावर 35 हो जाएगा, और मॉड ऑफ ओमेगा जेड ये कितना होता है, मॉड ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ जेड होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज पता ही है अपने को। तो ये कितना आएगा, ओमेगा की पावर 35 प्लस 33, 35 प्लस 33 कितना आ गया, 68 आ गया ना। तो मॉड ऑफ ओमेगा की पावर 68 इज इक्वल टू 1। बच्चों इसका एक ही रियल पॉजिटिव रूट लेना होगा अपने को, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है। ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अच्छा ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 है और हमारे पास क्या रिलेशन था, ये वाला रिलेशन था यहाँ से। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, मॉड लेने से पहले वाला रिलेशन लिख रहा हूँ। माइनस ओमेगा बार की पावर 35 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की पावर 33 इज इक्वल टू 1। तो आपको एक चीज़ याद दिलानी होगी, ओमेगा ओमेगा बार इन जनरल कितना होता है, मॉड ओमेगा का स्क्वायर। अगर मॉड ओमेगा 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ओमेगा ओमेगा बार का मैंने पेयर बनाया और ओमेगा ओमेगा बार को मैंने 1 लिख दिया। कितने पेयर बन जाएंगे, 33, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। बच्चों 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा बार का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा बार का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है -1, तो ओमेगा स्क्वायर अगर -1 है तो ओमेगा कितना आएगा, आयोटा या माइनस आयोटा। अच्छा ओमेगा अगर आयोटा है तो अब मैं यहाँ पर देखना पड़ेगा, मैं केस बना रहा हूँ, ओमेगा अगर आयोटा है और अब मैं जेड निकाल रहा हूँ। ओमेगा अगर आयोटा है तो आयोटा की पावर 11 कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 11 आएगा माइनस आयोटा, तो जेड की पावर 5 इज इक्वल टू, जेड की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा ही आ गया। एक बार चेक कर लो, आयोटा की पावर 11 कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 3 यानी कि माइनस आयोटा, और 1 अपॉन माइनस आयोटा आ जाएगा आयोटा। उधर भी देख लेते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जेड क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा बार की पावर 7, ओमेगा बार कितना आएगा, माइनस आयोटा की पावर 7, माइनस आयोटा की पावर 7, तो माइनस ऑफ आयोटा की पावर 7 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। मैं चेक कर लेता हूँ, आयोटा का बार माइनस आयोटा, माइनस की पावर 7 माइनस, और आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा, ठीक है। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा का क्यूब यानी कि माइनस आयोटा। अब ये दोनों होने चाहिए, तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, तो जेड स्क्वायर आ रहा है आपका -1, ठीक है। इसको डिवाइड किया, यहाँ से कितना जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा, फिर चेक किया उनको, तो मान लो मैंने इसके आंसर जो आयोटा माइनस आयोटा आ रहे हैं यहाँ पर रख करके देखा, क्या माइनस आयोटा सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यानी कि आंसर एक ही है, जेड इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। और इसको भी सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो जब ओमेगा आयोटा है तो उस टाइम पर जेड आयोटा एक ऑर्डर्ड पेयर आया है, उसका नाम है आयोटा आयोटा। अच्छा ओमेगा अगर माइनस आयोटा है, ओमेगा अगर माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा की पावर 11, यहाँ पर रखता हूँ मैं, जेड की पावर 5 माइनस आयोटा की पावर 11, तो माइनस की पावर माइनस ही आएगा, और आयोटा की पावर 11 कितना आएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। बस चेक कर लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा, तो माइनस आएगा, आयोटा की पावर 11 माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है प्लस आयोटा। तो जेड की पावर 5 कितना आ जाएगा आपका, माइनस आयोटा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा है। और ओमेगा अगर माइनस आयोटा है, ओमेगा अगर माइनस आयोटा का बार कितना आ जाएगा, आयोटा, आयोटा की पावर 7 कितना आएगा, माइनस आयोटा, जेड क्यूब आ रहा है आयोटा। अगेन डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, आयोटा, और फिर चेक किया यहाँ से, सॉरी -1 है ना, जेड स्क्वायर आ रहा है -1, फिर चेक किया आयोटा, आयोटा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आयोटा का क्यूब आयोटा नहीं होता, माइनस आयोटा था, माइनस आयोटा लिया यहाँ से, तो माइनस आयोटा आप चेक कर रहे हैं, माइनस आयोटा की पावर 5 माइनस आयोटा
का क्यूब कितना आएगा, माइनस आयोटा का क्यूब आएगा, माइनस का क्यूब माइनस वन का क्यूब वो माइनस वन और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये सही है, ये आ गया। माइनस आयोटा की पावर 5, तो माइनस आयोटा की पावर 5 कितना आएगा, माइनस की पावर 5 और आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 5, ठीक है, ये भी आ रहा है, सही है। तो माइनस आयोटा यानी कि ओमेगा जब माइनस आयोटा, दूसरा आंसर है बच्चों अपना माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो दो आंसर आ रहे हैं, दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट, z इज अ, बच्चों ये डीएमटी का सवाल है। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z की पावर 6 प्लस z क्यूब प्लस 1, इफ दिस इक्वेशन हैज रूट r e की पावर आयोटा थीटा और थीटा 90 से 180 है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है। बच्चों इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, पहले तो अपने दिमाग में ये सेट करिए, इस इक्वेशन के 6 रूट आएंगे, ठीक है। और ये एक जीपी जैसा दिख रहा है अपने को, तो अपन ने क्या किया, इसको कॉमन रेशियो लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1 करके लिख लिया, है ना। ये 1 इस तरफ से लिखा है मैंने ना, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो क्या है जेड क्यूब। तो कुल मिला के आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है ना, कि ये जेड की पावर 9 -1 कितना है, जेड क्यूब -1 मल्टीप्लाइड बाय जेड की पावर 6 प्लस जेड क्यूब प्लस 1, है ना, ये है, ये फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो मान लो आप क्या करते हो, आप डीएमटी से इसके रूट लिखते हो, ठीक है, डीएमटी से इसके रूट लिखे, तो इसके रूट, इसके 9 रूट और इसके 9 रूट क्या है, सेम है, करेक्ट। पर आपको ध्यान रखना है कि इसके 9 रूट में ये वाले जो 3 रूट हैं ये नहीं लेने हैं, क्योंकि ये रूट इसके रूट नहीं है, आपको इसके 6 रूट अलग लिखने पड़ेंगे। तो लिख लेंगे, इसमें से हटा देंगे। वैसे भी इसके रूट मुझे वैसे भी दिख रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि 1 सिस 120 और सिस 240। तो लिखता हूँ इसके जेड की बार 9 इज इक्वल टू 1, बच्चों 1 को लिखा सिस 2n पाई, 2n पाई। अब मैंने डीएमटी लगा दिया तो जेड आ जाएगा आपका सिस ऑफ 2n पाई अपॉन 9, ठीक है। और n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना आएगा, 0 1 2 से लेकर के 8 आएगा। तो जो 180 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 9 आएगा 20 20 40 n लिखा है, 40 n लिखा हुआ है, ये इसका सिस है। और फिर थीटा 90 से 180 लेना है, जो 40 का मल्टीपल लेना है 90 से 180 तो 120 आ रहा है, 160 आ रहा है। 120 बच्चों इसकी वजह से नहीं आएगा क्योंकि इसका डीएमटी लिखोगे, पता ही है ओमेगा मैंने बताया था 120 140 240 आएगा, ये भी लिख देता हूँ। तो सिस ऑफ 2n पाई और अपॉन 3, और n की जगह रखना है अपने को 0 1 2, ये 3 रूट है। तो जो मैं लिख रहा था 40 के मल्टीपल, उसमें n की जगह मैंने 3 लिखा तो 120 आ रहा है, 4 लिखा तो कितना आ रहा है 160 आ रहा है, 5 लिखा तो 200 तो चाहिए नहीं अपने को, ये तो आ रहे हैं। ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका ओमेगा लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा 160, है ना, ये ऑप्शन। आई होप आपको डीएमटी याद आया होगा कि ये डीएमटी कैसे लिखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, m and n आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन 2 sis pi by 6 की पावर मैंगो और 4 sis pi by 4 की पावर n, देन m plus n हैज द वैल्यू। बच्चों तो कुल मिला के दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को बराबर दे रखे हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो दोनों तरफ जो मैग्नीट्यूड होगा और जो एम्पलीट्यूड होगा बराबर होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के मायने यही होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल और एम्पलीट्यूड इक्वल। तो मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं बच्चों, सिस इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट मॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर भी बोलते हैं। तो मॉड लिया दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर n, राइट साइड मॉड लिया, सिस का मॉड कितना आएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n। तो यहाँ से आराम से दिख रहा है m इज इक्वल टू 2n, ये बहुत सिंपल। अब हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि हम आर्ग्यूमेंट बराबर करें। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, मैंगो 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 पाई बाय 6, ठीक है। राइट साइड कितना आ रहा है, नारंगी पाई बाय 4। अगेन मैंने बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड बराबर करने के लिए ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा चक्कर लगा लिए तो हो सकता है ये आगे भाग गया हो, या इसने ज़्यादा चक्कर लगा ली तो आगे भाग गया हो, लेकिन दोनों के इक्वल होने के लिए यहाँ पर उनके बीच में 2k पाई का डिफरेंस हो सकता है। थोड़ा सोच लो आप अभी यहाँ पर हो, ठीक है, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो केवल आप डायरेक्ट आंख बंद करके एंगल बराबर नहीं कर सकते। सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा क्या होगा, सिस 3 थीटा होगा, ठीक है। और सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा कितना होगा, सिस ऑफ 3 अल्फा हो जाएगा पर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका या तो 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या -2 पाई हो जाए, ठीक है, देखते हैं
k इज एन इंटीजर। अच्छा m 2n आ चुका है ना, तो यहाँ पर 2n है तो कितना आ जाएगा π/3 n π/3 और माइनस n π/4, ये कितना आ जाएगा नारंगी π/12 इज इक्वल टू 2k पाई और n कितना आ रहा है 24 k आ रहा है। अब n मुझे नेचुरल भी लेना है, तो n नेचुरल लेना है और स्मॉलेस्ट लेना है, तो इस इक्वेशन का n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन तब आएगा जब k का वैल्यू 1 ले लूंगा, यानी कि n का वैल्यू आ गया 24। m की वैल्यू कितनी है 2n, तो उस टाइम पर जब n मिनिमा है पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरह से रिलेशन है ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 72 है m प्लस m, ये अपना आंसर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे, टेक केयर, बाय बाय।